यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रिकल एक्सलेंस। आज पार्ट 4 वीडियो के अंदर हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो के अंदर, ये भी वीडियो आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें यूजफुल होगा। और ये वीडियो डिप्लोमा और डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड के स्टूडेंट्स, 11 और 12 साइंस के स्टूडेंट्स, 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी एमसीक्यू है वो सारे एमसीक्यू के टेक्निकल फंडामेंटल क्लियर कराऊंगा। तो वीडियो को आप फर्स्ट टू एंड तक अच्छे से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दी टुडेस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय sorting all voltage sources, opening all current sources, sorting all voltage sources and opening all current sources, opening all voltage sources and sorting all current sources. देखो, Thevenin's theorem is used to simplify complex linear circuit into simple linear circuit और वो कन्वर्ट करता है सीरीज में थेवेनिन्स रेजिस्टेंस के साथ सिंगल वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट को वो सिंपल लीनियर सर्किट में कन्वर्ट कर देता है। और जब भी थेवेनिन्स थ्योरम के अंदर आप थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, क्योंकि जब भी आप थेवेनिन्स थ्योरम की इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हो तो उसमें थेवेनिन्स वोल्टेज के सीरीज में हम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और उसके सीरीज में लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और उस लोड रेजिस्टेंस का हम फाइनली करंट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो उस टाइम पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले जितने भी सोर्सेस है उसको एलिमिनेट करना है। सबसे पहले अगर वोल्टेज सोर्सेस है तो उसको शॉर्ट करना है और करंट सोर्सेस को ओपन करना है। तो यहाँ पे वही आपको बताया कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के टाइम पे आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले आपको वोल्टेज सोर्सेज, जितने भी वोल्टेज सोर्सेज है उसको शॉर्ट करना है और करंट सोर्सेज है उसको ओपन करना है। सो हियर राइट आंसर विल बी सी, सॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज एंड ओपनिंग ऑल करंट सोर्सेज। उसके बाद हमें थेवेनिन्स रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर आवर, जूल पर सेकंड, वॉट सेकंड या जूल पर आवर? तो उसका राइट आंसर है जूल पर सेकंड, क्योंकि 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड, यानी जूल पर सेकंड, यानी उसका राइट आंसर है जूल पर सेकंड। पावर का यूनिट ये भी होता है, वॉट होता है, किलोवाट होता है, मेगावाट होता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड भी होता है, पर उसका ऐसा यूनिट है जूल पर सेकंड। जितने भी पावर स्टेशन है उसमें पावर प्रोड्यूस होता है, पावर जनरेट होता है, वो मेगावाट में जनरेट होता है, किलोवाट में जनरेट होता है। ठीक है, तो पावर का यूनिट जूल पर सेकंड है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर पर सेकंड भी होता है। ठीक है, अब बैटरी कन्वर्ट्स। जनरली बैटरी एक हमारा एक्टिव सोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी, डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशंस होती है, जब भी हमारे पास एसी सप्लाई अवेलेबल नहीं होता है, जहां पे हम ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कनेक्ट नहीं कर सकते हमारे लोड के साथ, तो वहां पे जनरली हम बैटरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो बैटरी दो कंडीशंस होती है उसको, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। जब भी आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो उस टाइम पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जब बैटरी का आप यूज करते हो, जब बैटरी को लोड के साथ कनेक्ट करते हो, तब वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो एक तरह का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। फॉर अगर आप देखो तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है, पर जनरली हम बैटरी को अगर लोड के साथ, जनरली मोस्ट प्रोबेबली जब भी हम बैटरी को लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो डिस्चार्जिंग के टाइप पे हमारा बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन ए और बी में थोड़ा भी डाउट है तो, पर जनरली हम बैटरी को डिस्चार्जिंग कंडीशन में ज्यादातर यूज करते हैं। अगर मोबाइल फोन को हम 1 घंटा चार्ज करते हैं तो बाकी के जितने भी आवर्स हैं हमारे, 20 आवर्स या एक दो दो दिन, तो मेजोरिटी हम बैटरी का यूज करते हैं।
और बैटरी को लोड के साथ कनेक्ट करते हैं या फोन की बैटरी हम यूज करते हैं, तो वो डिस्चार्जिंग कंडीशन है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा यहाँ पे आंसर आएगा केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। मटेरियल विच इजीली अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर नोन एज। देखो ऑप्शन दिया है कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी में वायर, केबल या किसी भी अप्लायंसेस के अंदर यूज होने वाले मेटल्स हैं। ज्यादातर कॉपर और एल्यूमिनियम को हम प्रीफर करते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की परसेंटेज प्रोटॉन से ज्यादा होती है, उस वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है। ज्यादातर हम लो वोल्टेज सिस्टम में कॉपर को प्रीफर करते हैं और हाई वोल्टेज सिस्टम में एल्यूमिनियम को प्रीफर करते हैं। हाई वोल्टेज सिस्टम में हम कॉपर को प्रीफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर ज्यादातर करंट इजीली फ्लो हो सकता है, सो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा ए। इंसुलेटर हम इसलिए सिलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे वुड, ग्लास, फाइबर, ये सारे हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस सबसे हाई होता है, मेगा ओम या गीगा ओम या इनफाइनाइट होता है, उसमें से निग्लेजिबल करंट फ्लो होता है, सो इंसुलेटर आंसर विल बी हियर नहीं आएगा। सेमीकंडक्टर वो एक कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो अगर डायोड है, ट्रांजिस्टर है जो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना होता है, तो कुछ उसका सेमीकंडक्टर मटेरियल का इंटरनल वोल्टेज होता है, अगर जर्मेनियम है तो 0.3 है, 0.3 से कम दोगे तो वो एक इंसुलेटिंग की तरह बिहेव करेगा, 0.3 से ज्यादा दोगे तो वो कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगा। सो आवर ऑप्शन इज अ कंडक्टर इज अ राइट। A heating element of a hot plate on electric cooking range draws 12 ampere from 240 volt means how many kilowatt hour of energy will be consumed in 1 hour and 15 minutes। हमारे पास एक हीटिंग एलिमेंट है हॉट प्लेट, ठीक है, वो करंट कंज्यूम कर रहा है 12 एम्पियर और 240 वोल्ट हमने उसको सप्लाई दिया है, तो हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा पर्टिकुलर 1 आवर एंड 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पावर का हम क्या लिखते हैं, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, 240 इंटू 12, हमें करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, तो हमें पावर मिला 2880 वाट। फिर हमने उस पावर को किलोवाट में कन्वर्ट किया क्योंकि हमारा एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर। ठीक है, तो 2880 डिवाइडेड बाई 1000, तो हमें पावर मिला 2.88 किलोवाट। टाइम कैलकुलेट किया, हमें पर्टिकुलर टाइम के लिए एनर्जी कैलकुलेट करना है 1 आवर और 15 मिनट्स, सो 1 आवर प्लस 15/16, 15 यानी 15 मिनट्स डिवाइडेड बाय उस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है, सो 15 डिवाइडेड बाय 16 किया, सो 1 प्लस 0.25, तो हमें कितना आवर मिला 1.25 आवर्स। तो एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, सो 2.88 किलोवाट इंटू 1.25 आवर, तो हमें एनर्जी मिला 3.6 किलोवाट आवर। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज अ राइट। नेक्स्ट है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। अगर इंसुलेटर लोगे तो इंसुलेटर के अंदर करंट इजीली फ्लो नहीं होता है, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। मेटल लोगे तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस, वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी किसी भी मेटल के अंदर अगर आपका 0 डिग्री टेम्परेचर पे या इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, और जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, पर्टिकुलर फाइनल टेम्परेचर। सो चेंज इन रेजिस्टेंस RT माइनस R0, तो इस वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है टू द इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इनिशियल वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है और टेम्परेचर के ऊपर। तो अल्फा इक्वल टू होता है RT माइनस R0 अपॉन R0 अपॉन T, तो उसका यूनिट होता है ओम पर ओम्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, the resistance of insulator increase with the increase in temperature, decrease with an increase in temperature, remain the same with an increase in temperature, become zero with an increase in temperature। जैसे मैंने प्रीवियस MCQ के अंदर ही बताया कि मेटल के अंदर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, पर इंसुलेटर के अंदर रिवर्स होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज वेरी हाई इन मेगा ओम, गीगा ओम और इनफाइनाइट। सो उसमें इलेक्ट्रॉन की परसेंटेज कम होती है, सो माइनर करंट इज फ्लो और निग्लेजिबल करंट इज फ्लो।
सो दैट्स व्हाई हियर टेम्परेचर इंसुलेटर के अंदर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होता है? नेगेटिव। सो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। A lamp of 100 watt at 200 volt is supplied current at 100 volt. It will be equivalent to the lamp of, देखो a lamp है तो उसका 100 वॉट और 200 वोल्ट के टाइम पे कितना रेजिस्टेंस होता है। अगर 100 वोल्ट देते हो तो उस लैंप का पावर कंजम्पशन कितना होगा? ठीक है, देखो अगर किसी लैंप को आप 200 वोल्ट देते हो, 100 वॉट का लैंप है, अगर उसको 200 वोल्ट देते हो तो उस टाइम पे उसका पावर कंजम्पशन कितना है? 100 वोल्ट। अगर मैंने वोल्टेज हाफ कर दिया, 200 की जगह 100 वोल्ट कर दिया, तो उस टाइम पे उसका पावर कंजम्पशन क्या होगा? ठीक है, 50 वॉट, 40 वॉट, 25 वॉट और या 10 वॉट। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट केस के लिए 100 वॉट और 200 वोल्ट के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टेंस क्या होता है? वी स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए तो उस टाइम पे वोल्टेज है 200 स्क्वायर, पावर है 100, तो हमें रेजिस्टेंस मिला 400 ओम। सेम रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे फॉर पर्टिकुलर 100 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे पावर कंजम्पशन क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 100 डिवाइडेड बाय 400, तो हमें कितना पावर मिला? 25 वॉट। ठीक है, तो आप इस तरह से पर्टिकुलर इस लैंप यानी 100 वॉट का लैंप अगर वोल्टेज हाफ कर देते हो तो पावर कंजम्पशन आपका 1/4 हो जाता है। 200 से अगर 100 वोल्ट किया, वोल्टेज आपने हाफ किया, तो पावर कंजम्पशन कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। For a fixed supply voltage, current flowing through a conductor will decrease when cross-sectional area of the conductor is increased. ठीक है, cross-sectional area is increased, length is decreased, length of conductor is reduced, length of conductor is increased. देखो जैसे हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी। यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, अगर कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी उसका इंक्रीज होगा। पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर फॉर फिक्स सप्लाई वोल्टेज करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर विल डिक्रीज। कब करंट डिक्रीज होगा? जब आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो करंट डिक्रीज दैट मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज। और रेजिस्टेंस लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो लेंथ भी आपकी इंक्रीज होगी। तो जब भी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है पर करंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा डी। Many resistors connected in series. Divide the voltage proportionally among all the resistors. Divide the current proportionally. Increase the source voltage in proportion to the value of resistor. Reduce the power to 0. देखो जैसे सीरीज सर्किट का रूल्स है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। जितने भी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करते हो सब रेजिस्टेंस का एडिशन होता है। और वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन है V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, जो भी वोल्टेज जो भी आप वोल्टेज अप्लाई करते हो सभी रेजिस्टर के अंदर वो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। अगर तीन रेजिस्टर कनेक्ट किया है तो तीनों रेजिस्टर के अंदर जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है वो वोल्टेज आपका तीनों रेजिस्टेंस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। मान लो आपने 200 वोल्ट अप्लाई किया, तीन रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया, तो तीनों रेजिस्टर के अंदर वो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा कि वोल्टेज हम जो अप्लाई करते हैं मेंस में से, सप्लाई में से, वो रेजिस्टर के अंदर प्रोपोर्शनली डिवाइड हो जाएगा। जिस रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, जिस रेजिस्टर की वैल्यू कम होगी उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तो ये सारे कंटेंट्स आज के वीडियो के अंदर सारे एमसीक्यू के टेक्निकल फंडामेंटल्स हमने आज की वीडियो के अंदर कवर किए। मुझे लगता है कि आपको ये सारे एमसीक्यू के टेक्निकल फंडामेंटल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं कि पर्टिकुलर इस एमसीक्यू में ये डाउट है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, कुछ भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो कोई भी डाउट्स है तो मैं जरूर से आपका वीडियो
मगर अलग से वीडियो सेपरेट से जरूर बनाऊंगा और आपके डाउट जरूर से क्लियर करूंगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।